हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका ज्ञान सर जो अपने चैनल साइंस एडिटर ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आप लोग ही पता है कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 फरवरी से, और बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी भी कर दिया है। तो मैं यही सोचता हूं कि मॉडल सेट को क्वेश्चन को आज सॉल्व किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगा। फिर इसका मॉडल सेट का दूसरा पार्ट आएगा, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। बस समझना है, वीडियो देखते रहिए, हर ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। तो अगर वीडियो में नए हैं तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फिजिक्स का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में जानते ही हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, बस आपको हम क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, आप देखते चलिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश, मान लीजिए घनत्व की बात कर रहे हैं, तो आवेश और बटा में क्या होगा, क्षेत्रफल, यही ना होता है जी। तो आवेश बटा क्षेत्रफल के लिए, आवेश के लिए हम क्या लिखें, क्यू कूलम, और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। अब बस देखते चलिए, या इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम गुने मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अगुने, ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी अगुने 1/मीटर के स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जो आंसर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो भाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 फॉर्मी पर मीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, कितना हो गया, 8.85 × 10⁻⁻12 फॉर्मी मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, आवेश Q से R दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये आप जानते हैं विद्युत तीव्रता, तो आप भी फार्मूला भी पढ़े हैं कि कूलम का नियम तो आपको पता होगा। कूलम का नियम क्या है, हम आपको लिख दे, F = क्या होता है बाबू, 1/4πε0, बोलिए, Q²/R²। और E बराबर क्या होता है, F/Q, आप पढ़े थे, तो अब आराम से लिख दीजिए 1/4πε0 Q²/R²। अब बट्टा में क्या हो जाए, Q, तो एक Q से कट गया, तो E बराबर क्या बच गया, 1/4πε0 Q/R²। तो ये आपका E का फॉर्मूला हो गया। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आंसर हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, तो ये आपका सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में क्या है आपका, किसी भी आवेशीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप भी जानते हैं गॉस का नियम क्या है, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो गॉस का नियम क्या होता है, Q और 1/ε0 का गुना होता है। तो इसको हम आराम से लिखते थे, गॉस के नियम से जो फ्लक्स = क्या होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे सिंपल सा गॉस के नियम से, कि फ्लक्स = क्या होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देख लीजिए Q जो दिया हुआ है ε0, वही आपका आंसर हो जाएगा चौथा का। तो आपका चौथा का आंसर दिया हुआ है Q/1/ε0। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, तो निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए कि बाद में जाके दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान अक्ष पे ये मान लीजिए प्लस है, ये मान लीजिए Q है, ये L हो गया, ये L हो गया, इसकी दूरी क्या हो गई, R हो गई। तो ये कितना हो गया बाबू, √L² + R², ये भी क्या हो गया, L² + R²। तो अब हमको V का मान चाहिए,
तो इस पी पॉइंट पे जो निरक्षीय स्थिति है, पी पॉइंट पे इसका निकालिएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश कारण q/r, और इसके कारण तो प्लस करना है, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो 1/4πε0 q/r। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसमें से ये प्लट गया, तो कितना बच गया, 0 बच गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को पॉज करके भी लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो आप लोग संधारित्र पढ़े हैं, संधारित्र क्या होता है, ये और ये एक संधारित्र बन गया। अब मान लीजिए इस पे माइनस क्यू आवेश है और इस पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और माइनस क्यू अब प्लस क्यू होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल उस पर क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। तो ये लिखा आवेशित संधारित्र के पट्टिका पर संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या हो गया, तो 0 हो गया। 7वां क्वेश्चन, आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा होती है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7, आवेश की बीमा होती है। तो चलिए आवेश की बीमा की बात करते हैं। आवेश की बीमा, तो आप लोग तो क्वेश्चन पढ़े हैं ना कि I इक्वल टू Q/T, विद्युत धारा जो मेरा I होता है वो किसके बराबर होता है, I इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, I इक्वल टू Q/T, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और T, और I की बीमा क्या होती है, एम्पियर, और T की बीमा क्या होती है, T। तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, आवेश की बीमा आपको क्या हो जाएगी, AT। तो अब देखिए कहीं कहीं मिस्टेक भी किया हुआ था, आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, AT होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो इसको भी समझना है। तो हम जानते हैं वोल्ट पर मीटर, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि E बराबर माइनस dV क्या होता है, dx होता है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, और x क्या है, dr कहिए चाहे dx कहिए, तो इसका क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर हो गया, हुआ ना यहाँ वोल्ट पर मीटर। तो इसका मात्रक है E का, तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यही आपका दिया है कि विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में किस हो गया, आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक होता है। आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी देखिए, इसमें कोई राशि नहीं होती है क्योंकि ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, आपेक्षिक परावैद्युता एक अनुपात है। तो अनुपात का कोई मात्रक होता है, नहीं होता। आपेक्षिक परावैद्युता लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ये माध्यम में प्रकाश की चाल, अच्छा था, और प्रकाश की चाल निर्वात में, दोनों का बीमा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो कुछ नहीं, बीमाहीन हो जाती। लिखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाइए दो समान धारिता, अगला क्वेश्चन, दो समान धारिता C वाले संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता होगा। तो दो समानांतर क्रम, तो इसका एक फार्मूला है, रेडीमेड फार्मूला, आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी समानांतर क्रम है, समानांतर क्रम ऐसे होगा, ये मान लीजिए दो धारिता है, तो क्या होता है, समानांतर CP इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। अगर धारिता सेम है तो इसका रेडीमेड फार्मूला क्या हो जाएगा, NC। धारिता ये सेम रहेगा, C कितना हो, C रहे तो NC, तो दो धारिता है तो कितना हो जाएगा, 2C, तो इसका 2C आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और मेरे तरफ समझ लीजिए, अगर ये सीरीज में दिया हुआ है, अगर ये C और C सीरीज में दिया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका S इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/N। तो ये एक रेडीमेड फार्मूला है, इसको याद रखिए। यहाँ दो की बात कर रहा है, 2 दे, 10 दे, 50 दे, तो तब सीरीज में रहे तो C/N,
और जब पैरेलल में है तो n, CP के लिए है n और c, ये चीज़ हो गया। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं म्यू अपवर्तनांक वाले ए प्रिज्म कोण। ए क्या है? प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डेल इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पढ़े चुके हैं न्यूनतम विचलन का। तो ये आपका जहाँ भी आंसर मिले ऑप्शन में मिले तो मार दीजिएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सूर्य से प्रकाश का वर्णक्रम होता है। तो सूर्य से प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है संतत होता है, लगातार होता है। तो इसको याद कर लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो सामान्य दूरदर्शन क्या होता है, एफ ई बाई एफ हो। मतलब क्या होगा, ये किसका है, माइनस एफ ई बाई एफ हो। ऑप्शन में आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये क्या होता है, वस्तु लेंस की फोकस दूरी, और ये क्या होता है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो इन दोनों के अनुपात को नेगेटिव में रख दीजिए तो क्या निकल जाएगा, उसका आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका, तो हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.24 समथिंग, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं हीरा का अधिक होता है। अब बात करते हैं दूसरा अगले क्वेश्चन की, प्रिज्म चौड़ाई। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो प्रिज्म की चौड़ाई के लिए आप जानते हैं प्रिज्म की चौड़ाई किससे लिखते हैं, बी कैपिटल डी लेमडा बाई डी। कैपिटल डी लेमडा बाई डी, लेमडा क्या हो गया समझ ही रहे हैं। तो ये याद कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होगा, तो अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो एक प्रकाश वर्ष, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 गुने 10 के पावर 8, ये हो गया, गुने कितना दिन होता है साल में, तो 365, गुने कितना घंटा होता है, तो 24, गुने कितना होता है मिनट, तो 60, और गुने सेकेंड में लगे 60। तो ये सबको काउंट कीजिएगा ना, तो आपका आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये प्रकाश वर्ष का है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस मेकर फार्मूला है। तो लेंस मेकर फार्मूला जब आप पढ़े होंगे तो सिद्ध भी करना है आपको कि 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, और कितना हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है, प्रथम लेंस का वक्रता त्रिज्या, ये क्या है द्वितीय लेंस की वक्रता त्रिज्या। तो दूसरा कर्व दिया हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ऑप्शन में जो देखेंगे जो सही है उसको मार देंगे। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। ये कहाँ से आता है, तो म्यू इक्वल टू होता है 4/3। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.3333 आते चला जाएगा, समझ गए। अगला हेडिंग, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टियों की न्यूनतम दूरी क्या। ऐसे ही जानते हैं, ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग सोचिएगा कि लेंदी क्वेश्चन पूछेगा, तो नहीं, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या कह रहा है, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो बचपन से पढ़ता रहा 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर न होगी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खुशी के समीकरण है। तो खुशी समीकरण क्या है, ये आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग पढ़ना है। तो खुशी समीकरण क्या होगा, तो उसके लिए हो जाता है म्यू क्या हो गया अपवर्तनांक a प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर। ये समीकरण है, आप लोग याद कर लीजिए। दिखाई दे रहा है ना, इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, बस पढ़ते जाइए ना, मोबाइल लगा लीजिए और सुनते रहिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमको समझाने वाला होगा इसमें हम जरूर आपको समझा देंगे, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? तो हम जानते हैं आई की वैरिजेज होता है 1/λ⁴। ये पढ़ना है आपको लाइट चैप्टर में, ठीक है। अब आइए अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता? तो देखिए, माध्यम बदलने से किसी प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि आवृत्ति एक चीज़ है जो किसी प्रकाश का नहीं बदलता है। अब आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, तो आवृत्ति आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो हम जानते हैं कलांतर इक्वल टू क्या होता है 2/λ गुने पथांतर। ये आपको फॉर्मूला प्रूव भी करना है और कलांतर और पथांतर के बीच संबंध स्थापित भी करना है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से बन सकता है। ये ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, बस एग्जाम को हवा नहीं लेना है, आराम से बन जाएगा। अब अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? तो हमारे पास व्यतिकरण दो प्रकार का था, एक रचनात्मक व्यतिकरण था और एक क्या था, विनाशी। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होता था? देखिए दो चीज़ें रचनात्मक, तो रचनात्मक व्यतिकरण का कालांतर क्या होता था कि सम गुणज होता था पाई का, ठीक है। पाई का क्या होता है, सम गुणज। और विनाशी के लिए क्या होता है, विषम गुणज। तो विषम गुणज कैसे होगा? तो 2n+1 होगा, तभी नहीं जाके विषम गुणज होगा। मतलब 2n, n जहाँ क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हम बढ़ सकते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित नहीं, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण होता है? तो प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य पे करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाता है किसी भी खतरे घंटी को दिखाने के लिए लाल रंग क्यों यूज किया जाता है? कारण क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो आपकी आंखों तक दूर से ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए किसी भी का कलर, प्रकाश का कलर कौन डिसाइड करता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य करता है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में भी इसमें से आ सकते हैं। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको दे दिया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कौन हो सकता है? तो मान लीजिए अल्फा, बीटा, गामा, फोटोन कण। तो गामा दिया रहता है, गामा को भी मार सकते हैं क्योंकि गामा में भी आवेश नहीं होता है। यहाँ पे फोटोन कण दिया है तो फोटोन कण को आप आंसर मान सकते हैं। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट देखकर ये लोग क्या मार देंगे कि विभवांतर को मापा जाता है, लेकिन नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऐसे ही आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लोग जानते हैं 1 EV और क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और जूल किसका मात्रक है? एनर्जी का, मतलब ऊर्जा का। तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 28। निम्नलिखित में कौन फोटोन की एनर्जी के लिए सही है? तो देखिए फोटोन की एनर्जी के लिए हम 3 फार्मूला निकाले। एनर्जी के लिए फार्मूला हमारा क्या था, आइंस्टीन का समीकरण क्या था, E = mc², ये था। देखिए जो लिख रहे हैं वहीं पे ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर तो कटपट रहेगा। दूसरा क्या था, E = hν। और ये दिया रहा है, ये दिया रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ये था हमारा आ गया था जब प्रकाश का लाइट हमारे पास था, तब प्रकाश का वेग था c तब। लेकिन कह रहा है फोटोन में, तो ये क्या होता है hν। या ऑलरेडी हम जानते हैं ν बराबर क्या होता है, c/λ। c/λ होता है, तो इसलिए E बराबर क्या हो गया, hc/λ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो आपको ऑप्शन में दिए सही हो उसको टिक आउट कर दीजिए। तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E = hc/λ0 या E = hν या E = mc, जो आपको सही लगे उसको मार सकते हैं। तरंग संख्या बराबर होता है, तो तरंग संख्या हमेशा 1/λ² के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा संबंध नाभि की त्रिज्या के लिए सही है? तो नाभि की त्रिज्या के लिए सही वही संबंध है जो r है, रेडियस क्या होता है, क्षेत्रफल के 1/q0 के बराबर होता है। याद कर लीजिए, ये इस बार का VVI क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये आप लोग आसानी से इसको पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन हम इसमें बता दिए हैं, तैयार कर दिए हैं। अरे हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, आप लोग का दया प्यार बना रहा तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड भी आ जाएगा। अब आए बात कर निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। एक AMU इन मास पर कितना हो जाएगा 1.6 × 6, तो ये याद कर ही लीजिए। अब आ जाइए औसत आयु, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। तो औसत आयु जब जानते हैं कि T0 = 1/λ², ये आपका उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा जहाँ होगा सही। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन 33, कह रहा है 238 यूरेनियम 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो अब बाबू आप जानते हैं कि जो ऊपर दिया रहता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, जो नीचे दिया रहता है एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट होता क्या है, निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ही है। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के बोल रहा है तो एटॉमिक नंबर को घटा लीजिए। तो कितना घटा लीजिएगा, 238 में से 92 घटा लीजिए तो 1 कितना आ जा रहा है 146, तो ये आपका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाइनरी इक्वेशन में कौन सही है। तो बाइनरी इक्वेशन में √4 को दिया हुआ है। अब आ जाइए बाइनरी इक्वेशन निकालने। अब 4 कह रहा है 4 10, इसको लाना है कि है किस में 2 में, तो इसको कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 4 है 4 को 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4, हासिल बचा नहीं तो 0, फिर इसको 2 से भाग दीजिए, एक बार गया तो कट गया तो क्या हासिल बचा 0, और इसको ऐसे समझा दीजिए मतलब 1 0 0। तो ऐसे ही बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी जाया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो गया 100 हो गया। तो ऑप्शन में जो से भी आपको सही लगे वो मार सकते हैं। अब कह रहा है कि द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है। तो एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम आप लोग को पढ़ाए होंगे या आप लोग पढ़े होंगे, एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम। तो उसमें क्या होता है 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1, डेसिमल में क्या होगा 2 होगा, लेकिन बाइनरी यही करेंगे, 2 का बाइनरी क्या होता है 10, इसलिए हमेशा लिखते हैं 1 + 1 जो होता है ना 10 के बराबर, तो यही आपका 10 सही होगा। तो ये आपका 10 लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं और गेट की। अगला क्वेश्चन क्या है, और गेट। तो हमारे पास गेट कितना था यही आपको हम सीधे बताते हैं। यहाँ एक गेट पूछा है, हम आपको 5 गेट बता देते हैं। पहला क्या है, एंड गेट। एंड गेट इधर लिख देते हैं बूलियन एल्जेब्रा या बूलियन व्यंजक। पहला AND एंड गेट। तो एंड गेट का बूलियन में तो y = A.B होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा आता है और गेट। और गेट का आता है y = A+B होता है। उस क्वेश्चन में एक ही दिया है, हम 5 आपको बता दे रहे हैं, आसानी से बना सकते हैं। तीसरा आता है नॉट गेट। नॉट गेट का तो y = A² होता है, मतलब जो इनपुट जाएगा वो आपका आउटपुट सीधे रिवर्स हो जाएगा। अब आता है नैंड गेट, NAND नैंड गेट। नैंड गेट मतलब नैंड गेट का मतलब क्या होता है, नॉट प्लस एंड। तो मतलब क्या हो गया वाई, नॉट का क्या है एंड का, A+ इतना है ना एंड का, देखिए यहाँ पे एंड का है और नॉट जोड़ दीजिए, मतलब इसका क्या कीजिए बार कर दीजिए, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है नॉर। तो नॉर में क्या होता है, ये भी होता है नॉट अजोड़ और। तो और का आपको याद है y = A.A+B, और का देखिए यही ना है। अब इस पे क्या लीजिए बार लगा दीजिए तो ये हो जाएगा। अब चाहे एक चीज़ और पूछ देता सिंबल, तो सिंबल के लिए हम इधर बना दे रहे हैं इसका सिंबल। तो इसका सिंबल कैसा होता है, D आकार का होता है, ये और एंड गेट का सिंबल है। और गेट का है तो और गेट में थोड़ा सा स्टाइलिश बन जाएगा, ऐसे बनता है और गेट। नॉट गेट की बात करते हैं तो नॉट गेट सीधे ऐसे बनता है। ये सब इसका क्या है, सिंबल है। नैंड गेट, तो नैंड गेट भी क्या है, किसका है, एंड का ना है। तो बस इसमें 2 चीज़ जोड़ना है,
ये डी हो गया और इसके लिए यहाँ पे एक बिंदु दे दीजिए, तो नैंड हो गया। और नॉर की बात कर रहे हैं तो और बना लीजिए और एक यहाँ बिंदु दीजिए। तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है जूल पर टाइम होता है, इसी को J(T-1) लिखा हुआ है, ठीक है। चुंबकशीलता होती है, तो चुंबकशीलता क्या होता है, B/H, जो भी हमारा आघूर्ण होता है उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहाँ ये लिख दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नमन कोण और नीति कोण से कौन सही है। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, जब चुंबकीय आघूर्ण पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है BH, ये क्या होता है BV, ये, और यहाँ जो निकला इसको बोलते हैं डेल। तो जो BH है मेरे किसके बराबर होगा, तो साइन कॉस डेल के बराबर। ये इसके साथ आप लोग जानते हैं कि जो थीटा है सटा रहता है कॉस होता है और साइन डेल। तो अब हम समीकरण बात करते हैं, साइन डेल बाई कॉस डेल इक्वल टू BV/BH। तब साइन और डेल क्या, कॉस डेल क्या हो गया, देखते रहिए। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन डेल। तो टैन डेल का क्या हो गया, BV/BH। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नति कोण और नमन कोण के लिए। देखते रहिए, सब समझ में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो ध्रुव पे नमन कोण का मान कितना होता है, सबको पता है 90 डिग्री होता है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय की ज्यामिति Lg एंड चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है। तो आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए कि क्या संबंध होता है बाबू, तो 5/6 Lg, Lm इक्वल टू 5/6 Lg। अगला हेडिंग, निर्वात में चुंबकशीलता μ0 का मान होता है। तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं μ0/4π कितना के बराबर होता है, 10⁻7 होता है, ठीक है। तो μ0 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये नीचे वाला 4π गुना में चलिए 10⁻7 हेनरी पर मीटर। तो बस जो भी चीज़ है आपका पढ़िए और धीरे धीरे सब आप समझ सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप लोग का सब पढ़ा हुआ है। अब निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा शून्य होता है, तो इसको आप हमेशा क्या लिखिएगा, शून्य लिखिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो निर्वात में चुंबकीय चाल क्या होती है, 1/√μ0 × ε0, इसके लगभग बराबर होती है, ठीक है। एक श्रेय किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है। तो एक श्रेय किरणों का तरंग दैर्घ्य हम देखते हैं कि 10⁻⁻7 से 10⁻10 तक होता है। तो यहाँ क्या दिया, 10⁻7 दिया हुआ है, तो आराम से मतलब 10⁻10 तक वेरी करता है, तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है। तो आप लोग जानते हैं ई क्या है, बिंदु क्षेत्र की दिशा, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के समानांतर हमेशा होगा, इन दोनों के समानांतर होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, अब देखिए कितना छोटा क्वेश्चन दिया है, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वही ना होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बस आराम से आप मार सकते हैं। प्लांक नियतांक की बीमा होती है, ये सबको पता है, mL2T⁻⁻1। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे, आप जाइएगा बड़ा तैयार करके, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको अपने से देखना है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है। अभी जस्ट आपको पहले बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो 1.6 ×
10⁻⁻19 जूल, यही है 10⁻⁻19 जूल। अब ये रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक सही है। तो रेडियोधर्मी क्षय का व्यंजक क्या होता है बाबू? देखिए क्या होता है, n = n0e⁻⁻λt। ये हम पढ़े हैं रेडियोएक्टिविटी के में। रेडियोएक्टिविटी के इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये क्षय है, कितना पदार्थ कितना क्षय करता है। अब आइए, निम्नलिखित में अल्फा कण में कौन सही है? तो हमेशा अल्फा कण क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इसलिए आप ये ऑप्शन मार सकते हैं, जहाँ पे देखिए कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है तो वही होगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या है, संभव कक्षा क्या है? संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो ये तो आप लोग पढ़े थे ना, संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संवेग। बोर साहब ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के गुणा हो। यही ना हो सकता है। तो L से कोणीय संवेग NH/2π, ये तो सिद्धांत ही था बोर का नियम में ही कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π के समगुण, माने h/2 का गुणज हो। तो n क्या है, कक्षा का नंबर है, 1 होगा तो h/2π से होगा, 2 होगा तो 2h/, इसलिए कक्षा के जैसे नंबर बढ़ेगा n = लिख सकते हैं n = 1 2 3, ये सब हो सकता है। कैथोड किरण समूह है। तो कैथोड जानते ही आप लोग नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो कैथोड किसका समूह है, तो इलेक्ट्रॉनों का समूह है। ठीक है। परमाणु में अवस्थित मूल कण होते हैं। परमाणु के मूल कण क्या हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको आराम से हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए ना, आपको इस ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब आइए, निम्नलिखित में से किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। तो किरचॉफ प्रथम नियम में क्या समझता है, जो भी होता है आवेश संरक्षित होता है। सारे आवेश को एक जगह कर दीजिए, वो संरक्षित हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली में केंद्र I पर धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इतना पढ़े थे, μ = I/2R। एक बार देखते चाहिए, ये ऑप्शन जहां भी दिखे आप उसको मार सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये आप लोग जान लीजिए। दूसरा, निम्नलिखित में कौन, 1 टेस्ला का मान कितना होता है? तो 1 टेस्ला होता है 1 Nm/m² के बराबर होता है। अब आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, सीधे अनंत होता है। एमीटर की धारा सुग्रहिता होती है। तो धारा सुग्रहिता क्या कहलाता है कि कितनी धारा बहने से कितना विक्षोभ उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, धारा सुग्रहिता कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एमीटर की धारा सुग्रहिता होती है तो विक्षेप बाई धारा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग हेनरी बचपन से पढ़े हैं, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, हेनरी। निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा का कौन सही मान है? तो आप लोग पढ़े हैं IRMS = I0√2, और ये डिवाइड कीजिएगा ना तो इतना के बराबर हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात कौन सा है? तो प्रेरणिक प्रतिघात तो किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं। जब एक प्रेरकत्व रहेगा तो क्या होगा, ω/L हो जाएगा। यही कैपेसिटर रहता तो बटा में आ जाता। तो निम्नलिखित में देखिए, वो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा पर केवल संधारित रहने पर धारिता का प्रतिघात क्या होगा? तो XC, प्रतिघात का तो यही है ना, x है। तो XC = 1/ωc। तो ये आप आंसर कर सकते हैं। अब आइए इसकी बात करते हैं, 65। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ, L मतलब प्रेरकत्व और R मतलब रेजिस्टेंस। LR परिपथ प्रतिबाधा क्या होगी? तो Z, प्रतिबाधा को किसे निरूपित करते हैं, Z √R² + ω/L का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, Z है।
अब अगला आइए, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। तो 220 वोल्ट, तो शिखर मान क्या हो जाएगा, I = √2 I0। तो शिखर मान इतना दे दिया है, आराम से 200 इसमें √2 से गुना कर दीजिए, 200 को √2 हो गया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कीजिए। धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय, वीडियो को थोड़ा जल्दी हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर देते हैं। धारा प्रेरित्र के लिए चुंबकीय ऊर्जा का होती है। तो धारा प्रेरित्र में क्या होता है, धारावाही प्रेरित्र का चुंबकीय ऊर्जा होती है, हम लोग अभी तक पढ़े हैं I = यानी E = क्या होती है, ½ mv²। धारा के लिए यहाँ प्रेरकत्व I का स्क्वायर हो जाएगा, ½ LI²। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल क्या होगा, ये I × L × B, क्रॉस में है, गुना नहीं है, क्रॉस है, ये सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक आप लोग जानते ही हैं कि P = क्या होता है, W/T। P = तो W क्या लिखेंगे, I² RT/T, T से T कैंसिल कर दीजिए। अभी तो I² तो कितना हो जाएगा, V² R² × R। तो R से एगो R कट गया तो क्या बच गया, V² R। जो इसमें ऑप्शन में दिखे उसको आप लोग मार सकते हैं। मानव नेत्र की भेदन क्षमता होती है मिनट में। तो मानव नेत्र की भेदन क्षमता कितनी होती है, 1/60। तो जैसा कि यहाँ पे 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो दिया था मॉडल सेट बिहार सरकार ने, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट में कर सकते हैं, कि चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। फिर एक नए सेट के साथ आप लोग के साथ हाजिर होऊंगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में 2-4 सेट बनेंगे, जिससे क्या होगा, 7 × 28 300-400 ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और इन्हीं सभी में से वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। आदमी सोचता क्या है कि बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव जो मुंह पे रहता है ना, जो आपके सामने दिखता है वही होता है। और देखिए लघुत्तरीय भी आपका इस बताएंगे, इसमें उसका भी PDF जो भी होगा आपको दे देंगे, आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चल अब लास्ट पे जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जितना से अधिक होके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पढ़िए। कितना 20 दिन तो और पढ़ना है, और यही 20 दिन का रिजल्ट आपको पूरे साल भर रहेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट इसी से बनेगा, और ये सर्टिफिकेट आपको पूरे जीवन भर चलेगा। तो बच्चा लोग पढ़ लिया करो, पढ़ो और पढ़ो, बस यही कहना है। 10 दिन 20 दिन जो भी टाइम है हमारे पास, उसका सही से यूटिलाइज कीजिए। और कुछ नहीं करना है, रात में सोते टाइम वीडियो देखते हुए पढ़ते हुए सो जाइए। तो चलिए अगेन रखते हैं, फिर एक नए टेस्ट, इसका लघुत्तरीय जस्ट जल्द ही आएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का भी PDF आपको मिल जाएगा। ओके बाय स्टूडेंट।